नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा गुप्ता, प्रोफेसर रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग से हूँ। मेरा आज का टॉपिक है करिकुलम, जिसके बारे में मैं आपको करिकुलम को बताने का प्रयास करूँगी। सबसे पहले मैं करिकुलम की भूमिका को बताने का प्रयास करूँगी कि करिकुलम की भूमिका क्या है। आपने समझा होगा कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत बालक क्या करता है, बालक का सर्वांगीण एवं चहुमुखी विकास शिक्षा के द्वारा होता है, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि शिक्षण प्रशिक्षण कार्य के दौरान बालक जो शिक्षा प्राप्त करता है और उसके व्यवहार में जो परिमार्जन आता है वह शिक्षा के द्वारा ही आता है। आपने देखा होगा कि शिक्षा को सीखने की दो प्रोसेस होती हैं। एक शिक्षा के अंतर्गत हम औपचारिक शिक्षा को लेते हैं और अनौपचारिक शिक्षा को लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय के अंतर्गत जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं वह औपचारिक शिक्षा होती है, और अनौपचारिक शिक्षा हम विद्यालय के बाहर जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है, उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। आपने देखा होगा, हमने इसमें एक जो डायग्राम बताया गया है कि शिक्षा के दो डायग्राम हैं कि शिक्षा की जॉन एडम्स बहुत शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो जॉन एडम्स कहते थे कि शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक और छात्र, अध्यापक कक्ष के अंतर्गत शिक्षा देने का प्रयास करता है और छात्र उस शिक्षा को ग्रहण करने का प्रयास करता है। लेकिन जॉन डीवी कहते थे कि शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया ना होकर द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत छात्र होता है, अध्यापक होता है और पाठ्यक्रम होता है। जब कक्षा के अंतर्गत अध्यापक अपने पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण कार्य को कराएगा तो वह और भी प्रभावी होगा। इस प्रकार जॉन डीवी के शिक्षा के विचारों से मैं बहुत ही सहमत हूँ। अब मैं आपको पाठ्यक्रम के अर्थ के बारे में बताना चाहूँगी कि पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के अंग्रेजी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अतः पाठ्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम वह दौड़ का मैदान है जिसे छात्र अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करता है। अब मैं आपको पाठ्यक्रम की परिभाषाओं के बारे में बताने का प्रयास करूंगी कि बहुत सारे शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने पाठ्यक्रम को अपने अपने शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास करा था। फ्रॉवेल के अनुसार, फ्रॉवेल कहते थे कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। वो कहते हैं संपूर्ण मानव जाति के जितनी भी चीज़ें मानव जाति के अंतर्गत विद्यालय के अंतर्गत आती हैं, संपूर्ण ज्ञान आता है, उनके आधार पर, अनुभवों के आधार पर हम पाठ्यक्रम को समझ सकते हैं। लेकिन मुनरो कहते थे कि वास्तव में पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। विद्यालय के अंतर्गत जो भी को करिकुलम एक्टिविटीज और करिकुलम एक्टिविटी होती हैं और जिसमें शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। जब शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की बात करते हैं तो ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष बालक के शिक्षण में कहीं ना कहीं सहयोगी के रूप में कार्य करता है। कनिंघम के अनुसार वह कहते हैं कि पाठ्यक्रम कलाकार को शिक्षक बताते हैं के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री शिक्षार्थी है को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला विद्यालय में ढाल सके। वो कहते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षक विद्यालय के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज करता है, जो भी को करिकुलम एक्टिविटीज और एक्टिविटीज करता है और एक कक्ष का निर्माण करता है शिक्षक के दौरान, तो विद्यालय के अंतर्गत ही आता है। अब मैं पाठ्यक्रम की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी कि पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं कि पाठ्यक्रम संतुलित व्यक्तित्व मूल्यांकन में सहायक होता है, पाठ्यक्रम गतिशील होता है, पाठ्यक्रम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होता है, पाठ्यक्रम लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, समाज की आवश्यकताओं को पूरक करता है। पाठ्यक्रम निर्देशन का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। पाठ्यक्रम विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है। विषय की उपयोगिता होती है, शिक्षकों के दायित्वों की व्याख्या होती है। पाठ्यक्रम में शैक्षिक उद्देश्यों, पाठ्यवस्तु, शिक्षण अधिगम मूल्यांकन में सहायक होता है। अब मैं आपको पाठ्यक्रम की इसकी मैं विस्तृत चर्चा बताऊंगी आपको कि पाठ्यक्रम संतुलित व्यक्तित्व के मूल्यांकन में सहायक होता है। आपने देखा होगा कि जब बालक शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्ति के साथ साथ उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण भी किया जाता है। अब पाठ्यक्रम गतिशील होता है, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि पाठ्यक्रम की जो गति होती है और छात्र की जो शिक्षा प्राप्त करने की गति होती है वह हमेशा रुकती नहीं है, गतिशील होती रहती है। एक बच्चा जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है और 12th तक जब पास करता है तो उसकी गतिशील प्रक्रिया हमेशा
चलती रहती है। पाठ्यक्रम में कि शिक्षण कार्य में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं आता है, तो पाठ्यक्रम भी गतिशील होता है और शिक्षण प्रक्रिया भी हमेशा गतिशील होती है। पाठ्यक्रम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि पाठ्यक्रम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत आपने देखा होगा कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम कभी भी कहीं पर भी किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती है। बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है वह सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आती हैं। पाठ्यक्रम लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। लक्ष्य प्राप्ति का, जब बालक शिक्षा प्राप्त करता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जब तक वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर ले तब तक अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता है। समाज की आवश्यकताओं के पूरक पाठ्यक्रम, हमने देखा है शिक्षण कार्य के दौरान कि विद्यालय का वातावरण, समाज का वातावरण, हमारे घर का वातावरण है, कहीं ना कहीं एक दूसरे की आवश्यकताओं और एक दूसरे के पूरक होता है। जब बालक कक्ष में या विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है तो वह समाज में किस प्रकार की भूमिका अदा करता है और अपने परिवार में किस प्रकार की भूमिका अदा करता है, ये सब पाठ्यक्रम के द्वारा ही हम सारी चीज़ों को निश्चित करते हैं और एक दूसरे के पूरक और सहयोगी भी मानते हैं। पाठ्यक्रम निर्देशन का महत्वपूर्ण अंग होता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने देखा है शिक्षक जब कक्ष में छात्र को शिक्षण कार्य कराता है तो शिक्षण कार्य के अंतर्गत वह देख लेता है कि कौन से बच्चे को किस विषय में कितनी रुचि है और उसे उस रुचि के अनुसार वह निर्देशन और परामर्श देने का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। पाठ्यक्रम विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है। आपने देखा होगा विद्यालय के अंतर्गत जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो स्टार्टिंग से लेके हमारी जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसमें वर्ष भर का एक कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है कि किस समय में कितने समय में कौन सी हमको यूनिट कितने महीने में कौन सी यूनिट खत्म करनी, किस प्रकार का कंटेंट पढ़ाना है। तो विद्यालय कार्यक्रम का एक संपूर्ण कार्यक्रम होता है जिसके अंतर्गत हम सारी गतिविधियों को, वर्ष भर की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। विषय की उपयोगिता के अंतर्गत बताना चाहूँगी, आपने देखा होगा कि हर विषय का अपना एक्सपर्ट टीचर होता है और वो अपने विषय की उपयोगिता के बारे में बताता है। फिर पाठ्यक्रम के अंतर्गत बच्चे उस विषय का चुनाव करते हैं और उस विषय को अपने जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। शिक्षकों के दायित्वों की व्याख्या, आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ वर्ष भर को करिकुलम एक्टिविटी होती हैं तो शिक्षकों के जो दायित्व होते हैं वो दायित्वों को पूरा करते हुए पाठ्यक्रम को कंप्लीट करते हैं। पाठ्यक्रम में शैक्षिक उद्देश्यों, पाठ्य वस्तु, शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन का सम्मिलित होता है। आपने देखा होगा क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत बालक जब शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करता है, उन उद्देश्यों के अंतर शिक्षक पाठ्य वस्तु को क्लासरूम टीचिंग में पढ़ाता है। जब पढ़ाने के बाद शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है तो बालक शिक्षण अधिगम वो लर्निंग को सीख जाता है और लर्निंग को सीखने के बाद जब हम उसके क्लास टेस्ट और हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम लेते हैं तो मूल्यांकन में कहीं ना कहीं वो चीज़ सहायक होती है। अब मैं पाठ्यक्रम के प्रकार को बताऊंगी कि पाठ्यक्रम के प्रकार कौन कौन से। मैंने यहाँ पर 8 प्रकार बताए हैं कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम, संबंधित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम और व्यवसाय केंद्रित पाठ्यक्रम। इनकी मैं आपको विस्तृत चर्चा बताऊंगी कि वास्तव में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु बालक ही होता है। बालक अपनी रुचि, आवश्यकताओं के अनुसार विषय का चुनाव करता है और यह जो हमारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है यह हमारी शिक्षण प्रणाली में आज के हमारे एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगी किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी विधि पर आधारित होता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में आपने देखा होगा कि जो विषय होता है उसका केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में जो शिक्षक होते हैं वह विषय केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देते हैं और शिक्षार्थी इन सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है और उसमें केंद्र बिंदु सब्जेक्ट को ही मानते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपने देखा होगा कि जो विषय होता है उस विषय में उस शिक्षक को कितनी निपुणता हासिल की गई है उस विषय के आधार पर वह अपने सब्जेक्ट का चुनाव करता है। नेक्स्ट है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। आपने देखा होगा कि हमारे जो शिक्षाविद रहते हैं वह उसमें किस प्रकार का उनमें अनुभव है और अनुभवों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी विषय का चुनाव करते हैं या विषय से संबंधित जो कंटेंट का निर्माण करते हैं तो एक अनुभवी शिक्षकों की टीम होती है, उसमें वो सब्जेक्ट को, बालक के स्तर को
क्लासरूम टीचिंग को और बालक का जो स्तर होता है उसको ज्ञात करते हुए अनुभवी शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, इसके अंतर्गत हमने देखा है कि शिक्षा के साथ साथ बालक को शिल्पकला केंद्र पर भी जोर दिया गया है। आपने देखा होगा कि हमारे कक्ष में आजकल शिल्पकला पर भी जोर दिया गया है, जिसके अंतर्गत कताई, बुनाई, चमड़े का कार्य, लकड़ी का कार्य भी सिखाया जाता है। ये हम गांधी जी की बेसिक शिक्षा थी, उसके अंतर्गत बताने का प्रयास करूंगी कि गांधी जी कहते थे कि शिक्षा के साथ साथ शिल्पकला पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में कहीं भी आर्थिक उद्देश्य की अगर पूर्ति नहीं होती है तो शिल्पकला के द्वारा वह छोटे छोटे रोजगार से अपने आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति कर सके और शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाए। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत बताना चाहूंगी कि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों के परस्पर सहयोग से कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम को पूर्ण करते हैं। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक जो शिक्षक होता है वह एक योजना देता है, एक प्लान देता है, और उसके अंतर्गत जो शिक्षक जिसमें रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, जिसमें पाठ्य वस्तु की रुचि होती है, जिसमें इंटरेस्ट होता है, उन बच्चों की एक टीम बनाई जाती है और कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनको एक योजना दी जाती है और उस योजना को वो पूर्ण रूप से करते हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षक और छात्रों का परस्पर सहयोग से कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। संबंधित पाठ्यक्रम, इसके अंतर्गत से संबंधित पाठ्यक्रम होता है। यह पाठ्यक्रम हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय से रिलेटेड रहता है, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि जब हम जैसे सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन विषय को पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये कहीं ना कहीं सहसंबंध उनसे रखते हैं। जब हम साइंस विषय स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उसके अंतर्गत हमने देखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो सह संबंधित पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं किसी न किसी पाठ्यक्रम से सहसंबंध रखता है। कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत बताना चाहूँगी, यह पाठ्यक्रम आपने देखा है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसके अंतर्गत देखा है कि अगर साइंस का स्टूडेंट है तो हिस्ट्री को भी, ज्योग्राफी को भी, जो भी विषय वह पढ़ना चाहे उस विषय से दूसरे विषय में भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जैसे मैं बीएड के एग्जाम्पल के तौर पर, बीएड में 4 सेमेस्टर में कुछ कंपलसरी पेपर होते हैं, कुछ ऑप्शनल पेपर होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि कंपलसरी पेपर तो हर एक स्टूडेंट पढ़ता है, लेकिन ऑप्शनल पेपर कोर विषय बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार चुनता है, जिसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, एक्शन रिसर्च है, फिजिकल साइंस है और फ्यूचरोलॉजी है। उसका चुनाव बच्चा अपनी रुचि और क्षमता और आवश्यकताओं के अनुसार चुनाव करता है और उस कोर पाठ्यक्रम में महारत हासिल करता है। व्यवसाय केंद्रित पाठ्यक्रम, आपने देखा होगा हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जो तकनीकी एवं व्यवसाय केंद्रित शिक्षा पद्धति पर हम और आज के नवयुवा जोर दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि बच्चा जब शिक्षा प्राप्त करे तो व्यवसाय केंद्रित शिक्षा होगी तो उससे भविष्य में, भावी जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी और अपने जीवन यापन करने में व्यवसाय केंद्रित शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जो कि बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में और बालक के अपने जीवन यापन में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होती है। अब मैं पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व को बताऊंगी कि जब हम किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं जिसकी आवश्यकता और महत्व पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, जब हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं तो जो ज्ञान हमको उच्च दिशा की ओर ले जाता है वही हमारे उद्देश्य बन जाते हैं। या हम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं तो हमने गांधी जी के 3H का सिद्धांत है, H1, H2 और H3। H1 होता है हेड से और H2 होता है हर्ट से और H3 होता है हैंड से। तो जब जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, तो जो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है वो H1 को रिलेट करता है, जो भावात्मक पक्ष है वो H2 को रिलेट करता है और जो क्रियात्मक पक्ष है वो H3 को रिलेट करता है। तो शिक्षा के उद्देश्यों में हमें जब हम बालक को शिक्षा देते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, जब ये तीनों पक्ष जागृत होते हैं तो बालक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। शिक्षण सामग्री के निर्धारण हेतु, इसके अंतर्गत देखा होगा आपने, जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो शिक्षण सामग्री में कक्षा के दौरान हमको पूरे वर्ष भर में इस शिक्षण सामग्री के दौरान यह निर्धारित करना पड़ता है कि कौन सी विषय वस्तु हमें कितने कालखंड में और कितने समय में हमको पूर्ण करनी है। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों के निर्धारण हेतु, जब हम कक्षा में छात्रों के समक्ष टीचिंग करते हैं तो हमें उसमें बहुत सारी शिक्षण विधियों का निर्माण करना पड़ता है। आपने देखा होगा शिक्षण विधियों के अनुसार
हमने किस विधि को किस मेथड्स के किस प्रकार से पढ़ाया है जिससे छात्रों में उस विधि के द्वारा रुचि उत्पन्न हो और अपने कंटेंट को सरल से सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। शिक्षण स्तर के निर्धारण हेतु आपने देखा होगा कक्षा में जब हम क्लासरूम टीचिंग में जब शिक्षण करते हैं तो वास्तव में अब स्तर को देखते हैं कि वास्तव में जो हमारे पास विद्यार्थी हैं वो किस आयु की लेवल के हैं और किस क्षेत्र के हैं। तो हमें इस स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक, इसके अंतर्गत आपने देखा होगा बालक जब कक्ष में शिक्षा प्राप्त करता है उसके दौरान उसके चरित्र निर्माण में बहुत सारी चीज़ें सहायक होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि विषय के साथ साथ बच्चे एनसीसी और एनएसएस का चुनाव करते हैं, जिसमें क्या होता है उनके अनुसार अनुशासन की भावना जागृत होती है, लीडरशिप की भावना जागृत होती है और वह चरित्र निर्माण में कहीं ना कहीं एनसीसी और एनएसएस बालक के व्यक्तित्व विकास में कहीं ना कहीं सहायक के रूप में कार्य करता है और छात्र इसका चुनाव करते हैं। तो पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। समय एवं शक्ति का सदुपयोग आपने देखा होगा, समय एवं शक्ति के सदुपयोग में हम बताना चाहेंगे आपको कि समय और शक्ति का टीचर और छात्र के अंतर्गत जब क्लासरूम टीचिंग होती है, आपने देखा होगा को करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, जिसके दौरान आपने देखा होगा कुछ बच्चे निबंध प्रतियोगिता में, वाद विवाद प्रतियोगिता में, खेल कूद प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो वह समय शक्ति के सदुपयोग के साथ साथ वह अपने व्यक्तित्व में खेल कूद के द्वारा, वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा अपने व्यक्तित्व को और निखार सकते हैं और उसी समय और शक्ति के अनुसार अपने जीवन को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों की रचना का आधार आपने देखा होगा, जब हम पाठ्य पुस्तकों की बात करते हैं, इसकी रचना की बात करते हैं, तो अनुभवी शिक्षकों द्वारा जो पाठ्य पुस्तक होती हैं उनको टीचर क्या करता है, एक बार उन पाठ्य पुस्तकों को पढ़ता है। पढ़ने के बाद उनकी जो भाषा होती है वो इतनी सरल होनी चाहिए कि अधिक से अधिक बच्चे उस पुस्तक का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें और उसकी भाषा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए जो बच्चों की समझ में ना आए। तो ये शिक्षक पर निर्भर करता है कि उस पाठ्य पुस्तकों की रचना का आधार इस प्रकार से हो कि जो पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व इसको सरलता से समझ सकें। छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हेतु, तो अपेक्षित परिवर्तन हेतु मैं बताने का प्रयास करूंगी कि जब किसी कंटेंट को हम क्लासरूम टीचिंग में पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि वास्तव में बालक के व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं आया। जब हम अपने किसी विषय को पढ़ाते हैं उसके बाद एक क्लास टेस्ट लेते हैं, क्लास टेस्ट लेने के बाद हम देखते हैं कि वास्तव में हमने जो बच्चों को पढ़ाया और उन्होंने टेस्ट में वो चीज़ उन्होंने अपने टीचिंग के दौरान उस चीज़ों को अच्छी प्रकार से समझा और लिखा, तो हम उनका मूल्यांकन भी करते हैं। तो हमको यह ज्ञात हो जाता है कि वास्तव में छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु आपने देखा होगा कि समय और परिस्थिति के अनुसार हमें अपनी शिक्षा की जो गुणवत्ता उसमें सुधार लाना चाहिए। हमें पढ़ाते समय कुछ ऐसे समसामयिक घटनाएं हैं उनके उदाहरण देने चाहिए जिससे बच्चे अपनी शिक्षा में और अधिक रुचि लाएं और उन उदाहरणों के द्वारा उन चीज़ों को सीख सकें। ये सब शिक्षकों का दायित्व कि शिक्षा की गुणवत्ता लाने में महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। वर्तमान समय की मांग एवं पूर्ति हेतु आपने देखा होगा कि वर्तमान समय की मांग एवं पूर्ति हेतु हमें शिक्षा की आवश्यकता किस प्रकार से करनी चाहिए। इसका मैं सबसे अच्छा उदाहरण देना चाहूँगी कि कोरोना काल में जब सभी जगह विश्वविद्यालय, विद्यालय और जो भी शिक्षण संस्थाएं थी सभी बंद हो गई थी, लेकिन हमने एक जो बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप थे उनके द्वारा हमने जूम मीटिंग बनाई और शिक्षण के कार्य को हमने कहीं पर भी रुकने नहीं दिया। उस समय के अनुसार हमने बच्चों का एग्जाम टेस्ट भी और शिक्षण कार्य भी कंप्लीट कराया, जिससे कोरोना काल में समय एवं मांग की पूर्ति हेतु हमारा शिक्षण कार्य कहीं पर भी किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आई और आज फिर हम उस समय परिस्थिति में आ गए जो कि समय की मांग एवं पूर्ति थी। छात्रों की क्षमताओं के अनुरूप विकास हेतु आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों में बहुत सारी ऐसी क्षमताएं होती हैं कि बहुत सारे बच्चे अंतर्मुखी प्रतिभा के होते हैं, बहुत सारे बच्चे बहिर्मुखी प्रतिभा के होते हैं। शिक्षक का दायित्व होता है कि अंतर्मुखी प्रतिभा को पहचाने और बालक के व्यक्तित्व में उनकी क्षमता को जाने और उसके विकास में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दे और उसकी क्षमताओं को बाहर लाने का प्रयास शिक्षक का दायित्व होता है। बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु हम कहते हैं, बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु बात आती है तो गांधी जी कहते थे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि जब बालक स्वस्थ होगा तो उसका पढ़ाई में, लिखाई में, सभी चीज़ों में बहुत अच्छी प्रकार से मन लगेगा और वह विद्यालय में किसी भी गतिविधि में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी।
प्रजातंत्र की दृष्टि से बालकों के निर्माण हेतु। इसमें बताने का प्रयास करूंगी कि प्रजातंत्र की दृष्टि से बालकों के निर्माण हेतु आपने देखा होगा कि जब बालक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है तो आपने देखा होगा कि जो वो समाज की जो भी गतिविधियां होती हैं, राष्ट्र की जो भी गतिविधियां होती हैं, उन सब में बालक आजकल उनके निर्माण हेतु किन किन चीज़ों में रुचि लेता है। आपने देखा हो समानता, स्वतंत्रता, न्याय, इन सारी चीज़ों को बालक पढ़ता है और एक समाज में अच्छे नागरिक की भूमिका भी अदा करता है और अपने राष्ट्र में किस प्रकार के सहयोगी हो सकता है। ये सारी चीज़ें प्रजातंत्र की दृष्टि से बालक को शिक्षक को बतानी चाहिए और शिक्षक इसका अनुसरण भी करते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि वास्तव में मैंने पाठ्यक्रम का भूमिका बताई, पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम की परिभाषा, पाठ्यक्रम का महत्व, इन सारी चीज़ों को मैंने बताया। तो मैं कहना चाहूँगी कि वास्तव में कि बालक के सर्वांगीण विकास में पाठ्यक्रम किस प्रकार सहायक होता है और पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपने देखा होगा बालक पाठ्यक्रम को पढ़कर अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकता है और पाठ्यक्रम के द्वारा राष्ट्र और समाज की सेवा वह किस प्रकार से कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।